Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 के बारे में जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट और ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में। चलिए इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हैं संविधान की समीक्षा। इन द लेट 90s efforts were made to review the entire constitution। आप कह सकते हैं कि 90 के दशक के अंत में मतलब इन द लेट 90s पूरे संविधान की समीक्षा करने के प्रयास किए गए। आप कह सकते हैं कि efforts were made to review the entire constitution। In the year 2000, a commission to review the working of the constitution was appointed by the Government of India under the chairmanship of a retired Chief Justice of the Supreme Court, Justice वेंकट चलैया। आप कह सकते हैं कि साल मतलब ईयर 2000 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। Opposition parties and many other organizations boycotted the commission। आप कह सकते हैं कि विपक्षी दलों मतलब opposition parties और कई अन्य संगठनों मतलब and many other organizations ने इस आयोग मतलब कमीशन का बहिष्कार किया। While a lot of political controversy surrounded this commission, the commission stuck to the theory of basic structure and did not suggest any measures that would endanger the basic structure of the constitution। आप कह सकते हैं कि हालांकि इस आयोग मतलब कमीशन को लेकर बहुत राजनीतिक विवाद मतलब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ, फिर भी आयोग ने मूल संरचना सिद्धांत आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पालन किया और ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए जो संविधान की मूल संरचना को खतरे में डाले। This shows the significance of the basic structure doctrine in our constitutional practice। आप कह सकते हैं कि यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था में मूल संरचना सिद्धांत मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के महत्व मतलब सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। There are many other examples of how judicial interpretation changed our understanding of the constitution। आप कह सकते हैं कि ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि न्यायिक व्याख्या मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने संविधान की हमारी समझ को कैसे बदल दिया। In many decisions, the Supreme Court had held that reservations in jobs and educational institutions cannot exceed 50% of the total seats। आप कह सकते हैं कि कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों मतलब कि जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण मतलब रिजर्वेशंस कुल सीटों के 50% मतलब कि आप कह सकते हैं 50% ऑफ द टोटल सीट्स से अधिक नहीं हो सकता। दिस हैज नाउ बिकम एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। आप कह सकते हैं कि अब यह एक स्वीकृत सिद्धांत मतलब एक्सेप्टेड आप कह सकते हैं अब यह एक स्वीकृत सिद्धांत मतलब एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन गया है।
Similarly, in the case involving reservations for other backward classes, the Supreme Court introduced the idea of creamy layer and ruled that persons belonging to this category were not entitled to benefits under reservations. आप कह सकते हैं कि इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण मतलब के रिजर्वेशंस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा दी और निर्णय दिया कि इस श्रेणी मतलब की कैटेगरी के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. In the same manner, the judiciary has contributed to an informal amendment by interpreting various provisions concerning right to education, right to life and liberty, and the right to form and manage minority educational institutions. आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार न्यायपालिका ने मतलब कि जुडिशरी ने शिक्षा के अधिकार आप कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार आप कह सकते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी तथा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के गठन और संचालन आप कह सकते हैं एंड द राइट टू फॉर्म एंड मैनेज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करके एक अनौपचारिक संशोधन मतलब इनफॉर्मल अमेंडमेंट में योगदान दिया है. These are instances of how ruling by the court contribute to the evolution of the constitution. आप कह सकते हैं कि ये उदाहरण बताते हैं कि कोर्ट के निर्णय कैसे संविधान के विकास में योगदान देते हैं. अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में. आप कह सकते हैं जीवंत दस्तावेज के रूप में संविधान. We have described our constitution as a living document. आप कह सकते हैं कि हमने अपने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा है. What does that mean? आप कह सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है. Almost like a living being, this document keeps responding to the situations and circumstances arising from time to time. आप कह सकते हैं कि एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और स्थितियों का उत्तर देता है. Like a living being, the constitution responds to experience. आप कह सकते हैं कि एक जीवित प्राणी की तरह संविधान अनुभवों का जवाब देता है. In fact, that is the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the durability of the constitution. आप कह सकते हैं कि वास्तव में यही उस पहेली का उत्तर है जिसे हमने शुरुआत में संविधान की स्थायित्व मतलब कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया था. Even after so many changes in the society, the constitution continues to work effectively because of this ability to be dynamic, to be open to interpretations and the ability to respond to the changing situation. आप कह सकते हैं कि समाज मतलब कि सोसाइटी में इतने बदलावों के बाद भी आप कह सकते हैं इवन आफ्टर सो मेनी चेंजेस इन दी सोसाइटी संविधान प्रभावी रूप से काम करता रहता है. आप कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वर्क इफेक्टिवली क्योंकि इसमें गतिशील रहने की क्षमता है. आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू बी डायनामिक व्याख्या के लिए खुलापन है. आप कह सकते हैं टू बी ओपन टू इंटरप्रिटेशंस और बदलती परिस्थितियों का उत्तर देने की योग्यता है. आप कह सकते हैं कि एंड द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग सिचुएशन. दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. आप कह सकते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक संविधान मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है. In a democracy, practices and ideas keep evolving over time and the society engages in experiments according to these. आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में मतलब इन अ डेमोक्रेसी विचार और परंपराएं समय के साथ विकसित होती रहती हैं और समाज इनके अनुसार प्रयोग करता रहता है. आप कह सकते हैं कि practices and ideas keep evolving over time and the society engages in experiments according to these.
A constitution which protects democracy and yet allows for evolution of new practices becomes not only durable but also the object of respect from the citizens. आप कह सकते हैं कि ऐसा संविधान मतलब अ कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकतंत्र की रक्षा करता है, आप कह सकते हैं विच प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, और साथ ही नई परंपराओं के विकास की अनुमति देता है, आप कह सकते हैं कि एंड येट अलाउस फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, ना केवल टिकाऊ बनता है बल्कि नागरिकों के सम्मान का पात्र भी बनता है। आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि becomes not only durable but also the object of respect from the citizens. The important point is, has the constitution been able to protect itself and protect democracy? आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या संविधान स्वयं की और लोकतंत्र की रक्षा कर पाया है? In the past 6 decades, some very critical situations arose in the politics and constitutional development of the country. आप कह सकते हैं कि पिछले 6 दशकों में मतलब कि इन द पास्ट 6 डिकेड्स देश की राजनीति और संवैधानिक विकास में कुछ बहुत ही गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई. We have made a brief reference to some of these in this chapter already. आप कह सकते हैं कि हमने इस अध्याय मतलब कि चैप्टर में पहले ही इनमें से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख किया है. In terms of constitutional legal issues, the most serious question that came up again and again from 1950 was about the supremacy of the parliament. आप कह सकते हैं कि संवैधानिक कानूनी दृष्टिकोण से मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज 1950 से बार बार उठने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता मतलब कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का था. In a parliamentary democracy, the parliament represents the people and therefore it is expected to have an upper hand over both executive and judiciary. आप कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में मतलब इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए उसे अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी दोनों पर प्रमुखता रखें. At the same time, there is the text of the constitution and it has given powers to other organs of the government. आप कह सकते हैं कि उसी समय संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ भी मौजूद है और उसने सरकार की अन्य संस्थाओं को भी शक्तियां प्रदान की है. Therefore, the supremacy of the parliament has to operate within this framework. आप कह सकते हैं कि इसीलिए संसद की सर्वोच्चता मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को इसी ढांचे मतलब फ्रेमवर्क के भीतर कार्य करना होता है. डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन. आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी केवल वोटों और लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं है. इट इज ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. आप कह सकते हैं कि यह कानून के शासन के सिद्धांत के बारे में भी है. डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग थ्रू दीज इंस्टीट्यूशंस. आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी का अर्थ संस्थाओं का विकास करना और उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से कार्य करना भी है. All the political institutions must be responsible to the people and maintain a balance with each other. आप कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक संस्थाओं मतलब all the political institutions को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए. अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी के बारे में. आप कह सकते हैं न्यायपालिका मतलब जुडिशरी का योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन. ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी between the judiciary and the parliament thought that it had the power and responsibility to make laws and amendments for furthering the interest of the poor, backward and the needy. आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी
और संसद मतलब पार्लियामेंट के बीच विवाद के दौरान संसद का मानना था कि गरीबों मतलब पुअर, पिछड़ों मतलब बैकवर्ड और जरूरतमंदों मतलब निडी के हितों मतलब इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कानून और संशोधन बनाने की शक्ति और जिम्मेदारी उसी के पास है। The judiciary insisted that all this has to take place within the framework provided by the Constitution, and pro people measures should not bypass legal procedures. Because once you bypass laws, even with good intentions, that can give an excuse to the power holders to use their power arbitrarily. आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका का आग्रह था कि यह सब संविधान द्वारा दिए गए ढांचे के भीतर होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि द जुडिशरी इंसिस्टेड दैट ऑल दिस हैज टू टेक प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और जनहितकारी कदम कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके नहीं उठाए जाने चाहिए। आप कह सकते हैं कि एंड प्रो पीपल मेजर्स शुड नॉट बाईपास लीगल प्रोसीजर्स, क्योंकि अगर आप अच्छे इरादों से भी कानूनों को दरकिनार करते हैं, आप कह सकते हैं कि बिकॉज वंस यू बाईपास लॉस इवन विथ गुड इंटेंशंस, तो यह सत्ता में बैठे लोगों को अपने अधिकारों का मनमाना उपयोग करने का बहाना दे सकता है। आप कह सकते हैं कि that can give an excuse to the power holders to use their power arbitrarily. And democracy is as much about checks on arbitrary use of power as it is about the well-being of the people. आप कह सकते हैं कि और लोकतंत्र लोगों के कल्याण जितना ही महत्वपूर्ण है, सत्ता के मनमाने उपयोग पर नियंत्रण रखना। The success of the working of the Indian Constitution lies in resolving these tensions. आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के सफल संरचना की कुंजी इन तनावों को हल करने में निहित है। The judiciary in its famous Keshwanand ruling found a way out of the existing complications by turning to the spirit of the constitution rather than its later. आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी ने अपने प्रसिद्ध केशवानंद निर्णय में मौजूदा जटिलताओं मतलब कि एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजा। संविधान की भाषा अर्थात शाब्दिक अर्थ के बजाय उसकी भावना की ओर मुड़कर If you read the Constitution, you will not find any mention of the basic structure of the Constitution. आप कह सकते हैं कि अगर आप संविधान पढ़ें तो आपको संविधान की मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा। Now nowhere does the Constitution say that such and such are part of the basic structure. आप कह सकते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि फला फला बातें मूल संरचना का हिस्सा हैं। आप कह सकते हैं कि nowhere does the constitution say that such and such are part of the basic structure. In this sense, the basic structure theory is the invention of the judiciary. आप कह सकते हैं कि इस अर्थ में मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत मतलब थ्योरी न्यायपालिका की खोज अर्थात आविष्कार है। How did it invent such a non-existent thing? आप कह सकते हैं कि तो न्यायपालिका ने ऐसा अस्तित्वहीन सिद्धांत मतलब नॉन एग्जिस्टेंट थिंग कैसे खोज निकाला? And how is it that all other institutions have accepted this during the past 4 decades? आप कह सकते हैं कि और कैसे यह हुआ कि पिछले 4 दशकों मतलब पास्ट 4 डिकेड्स में सभी संस्थाओं ने इसे स्वीकार कर लिया। Therein lies the distinction between letter and spirit. आप कह सकते हैं कि यहीं पर भाषा अर्थात शाब्दिक अर्थ और भावना के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। The court came to the conclusion that in reading a text or document we must respect the intent behind that document. आप कह सकते हैं कि न्यायालय
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी पाठ या दस्तावेज मतलब टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय हमें उस दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट के पीछे की मंशा का सम्मान करना चाहिए. A mere text of the law is less important than the social circumstances and aspirations that have produced that law or document. आप कह सकते हैं कि कानून के केवल शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण वे सामाजिक परिस्थितियां और आकांक्षाएं हैं जिनसे वह कानून या दस्तावेज बना है. आप कह सकते हैं कि a mere text of the law is less important than the social circumstances and aspirations that have produced that law or document. The court was looking at the basic structure as something without which the constitution cannot be imagined at all. आप कह सकते हैं कि न्यायालय मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसी चीज मान रहा था जिसके बिना संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती. This is an instance of trying to balance the letter and the spirit of the constitution. आप कह सकते हैं कि यह संविधान की भाषा और भावना के बीच संतुलन स्थापित करने का एक उदाहरण है. आप कह सकते हैं कि this is an instance of trying to balance the letter and the spirit of the constitution. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. बिफोर एंडिंग, I just want to thank you for watching this video and giving your time.